Hello everyone, I am Mamta Goyal. As you know, CBSE ने क्लास 12th इकोनॉमिक्स टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है, जिसका फर्स्ट पार्ट आप इससे पहली वीडियो में मेरी देख चुके हैं। आज हम कराएंगे सेकंड पार्ट, जिसमें क्या होगा। इससे पहले की फर्स्ट वीडियो में हमने क्या बताया था, आपको डिस्कस किया था कि 60 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में गिवन होंगे, जिसमें से कि हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये 60 क्वेश्चन आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन। ए सेक्शन में आपके 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 20 अटेम्प्ट करने हैं। बी सेक्शन में भी 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि हमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड सी क्वेश्चन में हमारे 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, और सभी क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल होंगे। फर्स्ट, इससे पहली वीडियो में हमने फर्स्ट टू 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। आज हम कौन से डिस्कस करेंगे, 21 से 40 तक। तो लेट्स स्टार्ट। इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, मिस्टर नीरज हैड deposit 100 rupee in the bank. If it is assumed that there is no other currency circulation in the economy, then the total money supply in the economy will be, यानी जैसे M1 होता है हमारा, M1 क्या होता था, M1 में क्या आता था, जो करेंसी पब्लिक के पास होती थी, क्लियर, वो हमारी जीरो मान ली गई है। फिर हमारे डिमांड डिपॉजिट, वो कितना हो गया हमारा, 100 रुपी। और उसके बाद क्या होता था, अदर डिपॉजिट, वो भी हमारा क्या हो गया, जीरो। तो टोटल मनी कितनी होगी, सर्कुलेट भी कोई मनी नहीं हो रही है, अदर डिपॉजिट भी नहीं है, तो ओनली 100 रुपी है हमारे, तो टोटल मनी भी हमारी 100 होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन। Since independence, India had witnessed a considerable fall in the infant mortality rate in India. यानी इसमें क्या देखना है, fall in infant mortality rate. Identify which is the following may not be one of the reason for the fall in the infant mortality rate. यानी इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा नहीं है, नॉट बी वन रीजन, किसके लिए, इन फॉल इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर। तो सबसे पहले क्या दिया है, ए ऑप्शन में इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी ओवर द ईयर। इससे तो जब हेल्थ फैसिलिटी हमारी इंप्रूवमेंट में आ जाएगी, तो क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। इसमें पूछा है नोट, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशन स्टैंडर्ड ओवर द ईयर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जब हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उससे क्या होगा, फॉल होगा, नोट रीजन नहीं होगा इसका। फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन, फॉल किया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, तो हमारा कारण हो सकता है ऑफ द नेशन ओवर द ईयर, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा बढ़ जाए। तो एक ऑप्शन और देख लेते हैं, डी, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ओवर द ईयर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जब टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी हमारी हमारी कंट्री में, तो उससे क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी, fall in standard of living of the population of the nation over the year, ये हमारा कारण नहीं है, not be one of the reason for the fall in the infant mortality rate. Clear. Next one. Read the following statement carefully and choose the correct alternative given below the. Statement 1 में क्या है, subsidy do not add any burden on the financial health of a nation. जो सब्सिडी है, सब्सिडी क्या का मतलब क्या हुआ, सपोज कोई वस्तु 100 रुपए की है और वो हमें पड़ रही है 70 रुपए की, जो 30 रुपए का बर्डन है वो कौन करती है, फाइनेंशियल हेल्थ, यानी उसको जो बर्डन वहन करती है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। तो सब्सिडी डू नॉट एड एनी बर्डन, तो डू नॉट नहीं, ऐड होता है बर्डन, तो डू नॉट एड बर्डन नहीं होगा ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल हेल्थ पे बर्डन करती है। नेक्स्ट, statement 2, complete removal of the subsidy may violate the aim of the equitable distribution of the income. यदि completely removal कर दिया जाए सब्सिडी को, तो क्या करेगा, may violate the aim of the equitable distribution, वो करेगा ना, हटाएगा ना, मतलब equitable distribution। जो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच पीपल होते हैं उस पर टैक्स इम्पोज करती है, और जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो क्यों कराती है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यदि उसमें से सब्सिडी हटा दी जाएगी, तो जो ये टारगेट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो नहीं अचीव हो पाएगा।
तो ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हुआ। क्लियर। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट, सॉरी, हाँ 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन, prior to India's independence, the stagnation in the agriculture sector was mainly caused by, यानी इंडिपेंडेंस से पहले जो स्टैग्नेशन आया था एग्रीकल्चर में, स्टैग्नेशन का मतलब क्या हुआ, स्थिरता आना, ठहराव आना इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या कारण था उसका, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी नहीं, यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी पे, उस पर क्या होगी, हमारी एग्रीकल्चर बढ़ेगी, अपवर्ड जाएगी, अपवर्डिंग होगी। एंड द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर फैसिलिटी, तो भी नहीं होगी ये, यदि इसमें एग्रीकल्चर फैसिलिटी को बढ़ा दिया जाएगा तो भी हमारा स्टैग्नेशन नहीं होगा, अपवर्डिंग होगा। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो भी नहीं होगा, क्योंकि एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से तो हमारी जो एग्रीकल्चर होगी उसमें स्टैग्नेशन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा इसका सही, डी, जिससे स्टैग्नेशन बनता है। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion एंड रीजंस। assertion, एक्विजिशन ऑफ अ, एक्विजिशन क्या होता है हमारा, परचेज, एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, परचेज। एक्विजिशन ऑफ अ डोमेस्टिक इंडियन कंपनी बाय अ फॉरेन कंपनी विल बी रिकॉर्डेड ऑन अ क्रेडिट साइड, इसको किसमें करा गया, क्रेडिट साइड में, ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको जो एक्विजिशन किया गया है डोमेस्टिक कंपनी का, किसके द्वारा, फॉरेन कंपनी, यानी ये है फॉरेन कंपनी। क्लियर। फॉरेन कंपनी से क्या हुआ, फॉरेन कंपनी ने परचेज किया, फॉरेन कंपनी ने परचेज किया किसको, डोमेस्टिक कंपनी को। तो डोमेस्टिक कंपनी के पास क्या होगा, करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी ना डोमेस्टिक के पास। तो जो ये फॉरेन करेंसी जो हमारी आई है, तो ये क्या हुआ, हमारा इनफ्लो हुआ। क्या हुआ, ये इनफ्लो। और जो इनफ्लो होता है वो किस में जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हुआ, ये क्या हुआ हमारा, ट्रू हुआ। इनफ्लो कहाँ जाता है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में। इट लेड्स टू आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। फॉरेन एक्सचेंज हमारा आउटफ्लो हो रहा है, ये गलत है, आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा, इनफ्लो हो रहा है। जब हमारी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी को फॉरेन कंपनी परचेज करेगी तो हमारा इनफ्लो होगा ना, आउटफ्लो नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मीन क्या हुआ हमारा, जो अजर्सन ए है वो क्या है हमारा, ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है इसका, फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26, सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट इज 400 crores, लेट टू द क्रिएशन ऑफ द टोटल डिपॉजिट वर्थ, यानी 400 हमारा क्या है, 400 क्या हुआ हमारा इनिशियल डिपॉजिट, और इसका जो 4000 करोड़ क्या हुआ हमारा टोटल डिपॉजिट, क्रिएशन, मनी क्रिएशन जैसे होता है ना, 4000 हुआ है। तो उसमें अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ द रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी, तो वो कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.1, तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion एंड द रीजन। assertion, major policy initiative land reform green revolution helped India to become the self sufficient in food, यानी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और लैंड रिफॉर्म आया तो उसने इंडिया को इतना कैपेबल बना दिया था कि वो अपनी कंट्री में इतना फूड कर सके, प्रोड्यूस कर सके जी, कि वो अपना कंजम्पशन अपने आप कर सके, अदर कंट्री से उसे ना मंगाना पड़े। तो ये सही है, मेजर पॉलिसी जो थी लैंड रिफॉर्म की और ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो हेल्प कर रही थी इंडिया को क्या बनाने में, सेल्फ सफिशिएंट, किसमें, इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल डिपेंडिंग इन ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एंड एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। जो प्रोपोर्शन था पीपल्स का ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था प्रोपोर्शन किसका, पीपल्स का, वो डिक्लाइन नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, और ये इसका सही ऑप्शन बैठता है, यानी रीजन सही बैठता है। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। कौन सा होगा, बी। क्यों, क्योंकि बोथ assertion एंड रीजन्स आर ट्रू
and the region is not the correct explanation of the assertion. A और B हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन A जो आर रीजन है वो A का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है. बी ऑप्शन सही है इसका. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें आइडेंटिफाई कर रहा है किसको? इनकरेक्ट ऑप्शन को. किसको? इनकरेक्ट को. Diversification in the agriculture sector provide sustainable livelihood rural population. तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? रीएलोकेशन. रीएलोकेशन किसका? रीएलोकेशन फार्मिंग, जो फार्मिंग एक्टिविटी होती है, टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो क्यों करी जाती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में? जिससे कि जो हमारा रिस्क होता है, जो मार्केट रिस्क होता है, वो कम कर सके. टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए? मार्केट रिस्क के लिए. और ये दो टाइप्स का हो गया जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो गया. एक तो क्रॉप होगी हमारी. क्रॉप को क्या बोलेंगे हम? फार्मिंग. फार्मिंग क्या हुई हमारी? डिफरेंट टाइप्स की. एक टाइप्स की फार्मिंग नहीं करेंगे, डिफरेंट टाइप की. ठीक है. और दूसरा क्या हुआ हमारा? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. देखो डाइवर्सिफिकेशन क्या बताया इसमें? रीएलोकेशन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. रीएलोकेट करना है. किसको रीएलोकेट करना है? फार्मिंग एक्टिविटी को. किसमें रीएलोकेट करना है? नॉन फार्मिंग में. किस लिए रीएलोकेट करना है? टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए? मार्केट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए. इसमें टू टाइप्स की होगी डाइवर्सिफिकेशन. क्रॉप फार्मिंग हो गई आपकी, नॉन फार्मिंग हो गई. फार्मिंग हो गई, नॉन फार्मिंग. फार्मिंग में भी क्या होगा? डिफरेंट टाइप की आप प्रोडक्शन करेंगे, एक टाइप की फसल को या क्रॉप को नहीं ग्रो करेंगे. तो अब देखते हैं इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका. डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द सस्टेनेबल लिवलीहुड रूरल पॉपुलेशन. ये आपका ऑप्शन सही है. हमें कौन सा ढूंढना है? इनकरेक्ट. डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड चेंज इन द क्रॉप पैटर्न. मैंने अभी बताया क्रॉप पैटर्न चेंज होना चाहिए. शिफ्ट टू वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द अदर एलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. नॉन फार्मिंग और फार्मिंग दोनों होनी चाहिए. क्रॉप पैटर्न क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए. सभी कंडीशन ट्रू है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर एविडेंस यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क. ये क्या करती है? फाइनेंशियल रिस्क को, जो फाइनेंशियल रिस्क होती है उसको इंक्रीज करती है. अभी मैंने क्या बताया था आपको? जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस करती है. क्या रिड्यूस करती है? यानी डिक्रीज करती है. किसको? फाइनेंशियल रिस्क को. तो ये ऑप्शन आपका सही बैठेगा. नेक्स्ट वन भी देख लेते हैं. डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया टू द कंसिडरेबल लिमिट. तो ये ऑप्शन भी आपका सही है. यानी इसमें इनकरेक्ट कौन सा है आपका? सी वाला. ये भी नहीं होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी. नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट assertion एंड द रीजन. assertion, human capital treats human beings as a mean of and increase in the productivity. human capital को किस लिए ट्रीट किया जाता है? human beings में treats human beings as the means of an increase in the productivity. human capital का मीन ये हुआ ना आपका कि हम क्यों करते हैं ह्यूमन कैपिटल? जिससे कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज बाय वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ. ये तो टोटली फॉल्स है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन ही कब होता है? जब एजुकेशन और हेल्थ उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए पीपल्स पर. लेकिन इसमें क्या किया? डिक्रीज बता दिया. तो ये ऑप्शन क्या हो गया? फॉल्स. मीन क्या हुआ? एजर्सन जो हमारा है वो ट्रू है और जो रीजन है उसका वो फॉल है. एजर्सन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो इसका कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, फ्रॉम द सेट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन द कॉलम 1. जो कॉलम 1 है ये हमारा, ये क्या है? नेम ऑफ द स्कीम. एंड द कॉलम 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम यानी गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन. क्लियर? तो ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं. इसमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है हमें
जो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या होता है, 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट होता है, इसका मीन मनरेगा जिसको बोलते हैं। पोषण अभियान, मिड डे मील प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, जो रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया में जो पीपल्स को, रूरल एरिया में जो गरीब पीपल होते हैं, पुअर पीपल जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, फूड प्रोवाइड किया जाता है पुअर पीपल को। क्लियर। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये भी हेल्प प्रोवाइड करता है पुअर पीपल को, ठीक है। एंड डी, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये तो आवास से संबंधित है ही। अभी देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, क्या ए ऑप्शन फर्स्ट से मैच करता है? इसमें एक ऑप्शन ऐसा निकालना है जो सामने से मैच कर रहा है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन, ये हो गया आपका डी का, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट वन, गारंटेड वेजेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल अनस्किल्ड वर्कर, ये किसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया महात्मा गांधी वाले से। क्लियर, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशंस, ये आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही होता है, यानी सी थर्ड। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, यानी इम्प्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पुअर, ये किसमें बैठेगा आपका, फोर्थ में, बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, सी का थर्ड ऑप्शन, और सी का थर्ड ऑप्शन आपका किसमें है, सी ऑप्शन में। क्लियर। नेक्स्ट वन, अब इसमें देखते हैं, फिगर शोइंग द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट्स, कुछ स्टेट्स का इसमें फिगर शो किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम आइडेंटिफाई द स्टेट विच आर एबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी, यानी ये स्टेट्स नेम दे दिए और ये स्टार्टिंग में पॉवर्टी थी और ये रिड्यूस होकर इतनी हुई है एवरी स्टेट्स की। तो इसमें बताया, क्या बताना है हमें कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। क्लियर। सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या है आपकी 49 to 9, तो इसमें कितनी रिड्यूस हुई है आपकी 40। नेक्स्ट वन 62, ये किसे है, बिहार, बिहार की क्या है 62 34, 62 में से 34 जाएंगे तो क्या होगा 8 एंड 5 3 2 28, 48 में से 70 जाएगा 1 एंड 3 31, 55 में से 21 जाएंगे तो 4, और क्या हो गया है 5 में से 2 गए 3, 34, 62 में से 36 जाएंगे 6, 5 3 2 26, 53 में से 32 जाएंगे 1 एंड 2 21, ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब आपका आ गया उड़ीसा का 63 एंड 33, ये क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। एंड द राजस्थान, राजस्थान में क्या है आपका 1 31, क्या है राजस्थान में आपका 31। उसके बाद आया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपका हो गया 44, तमिलनाडु में कितना है आपका 44। एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितना है आपका 17 में से 9 गए आपके 8 हो गए, एंड 4 2 28, 63 एंड 20 ये हो गया आपका 43। क्लियर। राजस्थान में नहीं है। अब इसके 4 ऑप्शन देखने हैं हमें, कितने देखने हैं 4 ऑप्शन। सबसे पहले हमारा मैक्सिमम कौन सा है हमारा 43, नहीं 44, सबसे पहले नंबर पे आपका क्या आ गया तमिलनाडु। क्लियर। नंबर 2 पे क्या है हमारा वेस्ट बंगाल, 40 की रेंज में है ना ये सब आपके। एंड 31 इज 40, यानी आंध्र प्रदेश। एंड लास्ट वन में आपका क्या जाएगा 34, 44 हो गया, 34 इज मैक्सिमम यानी कर्नाटका। 4 ऑप्शन लगाने हैं हमें, कर्नाटका। क्लियर है। आपका क्या आ गया 40 की रेंज वाले तीनों हो गए और ये हो गया आपका 34 वाला। तो कौन कौन से हो गए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। अब होगा तमिलनाडु ऑप्शन में है, यस। गुजरात ऑप्शन में है, नहीं है। बिहार नहीं है। आंध्र प्रदेश है, तो इसमें 2 ऑप्शन में है, लेने कितने हैं हमें 4 ऑप्शन में। नेक्स्ट वन बिहार नहीं है ऑप्शन में, मध्य प्रदेश नहीं है ऑप्शन में,
इसमें लगा लेते हैं निशान। तमिलनाडु था ना हमारा, तमिलनाडु ऑप्शन में है और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में। बिहार एंड गुजरात नहीं है, तो बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन है। इसमें आ गया राजस्थान, नहीं है। मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश है इसमें? नो। बिहार नो, उत्तर प्रदेश नो। तो बचा क्या है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखते हैं, आंध्र प्रदेश गिवन है, राजस्थान नो, वेस्ट बंगाल यस, तमिलनाडु यस। तो इसमें मैक्सिमम आपके ऑप्शन किसमें सही जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, डी ऑप्शन में। इसका डी ऑप्शन सही है। अब आप कहोगे कि ये राजस्थान तो इसमें गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? यदि आपका स्टेट वाइड लेवल से देखा जाए तो आपने बुक में पढ़ा होगा कि राजस्थान ने भी काफी अपना इम्प्रूवमेंट किया है पॉवर्टी को डिडक्ट करने में। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है, इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है वो कौन सा बैठ रहा है? डी, राजस्थान के ऑप्शन में ना होने पर। यानी हमें अपनी क्या अजम्पशन भी लगाने होंगे क्वेश्चन पेपर में। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव mentioned information, answer the following question. The real per capita income of India as per the given data has increased by approximately between 1951 and the 2016 to 70. यानी ये है आपके रियल पर कैपिटा इनकम। क्लियर? एक 1956 की लेनी है, एक इसकी लेनी है और एक इसकी लेनी है। तो इसमें क्या है? 7.651 और 77.659। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 77.659 इसमें से माइनस करेंगे। पर कैपिटा का डिफरेंस तो तभी पता चलेगा ना हमें कितना हुआ है। 7.651। अब इसको निकालना है हमें परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे हम इसको? 7.651 यानी इनिशियल को हम इसमें से दिया हुआ ना, ये जो इनिशियल होगा उसको, उसके द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं इनटू 100। तो इसका अप्रोक्सीमेटली कितना बैठेगा? 915%। कैसे किया? सबसे पहले हमने क्या लिया, इनको, इन दोनों का डिफरेंस निकाला कि कितना। इसमें लिखा हुआ ना, रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया पर गिवन डिटेल हैज इंक्रीज। कितनी इंक्रीज हुई? पहले इनका डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया किसको? 7.651 जो इनिशियल था हमारा, और इनटू 100 करने से इसमें क्या होगा? हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 915%। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अजर्सन एंड रीजंस। अजर्सन क्या है? द गोल ऑफ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड was fully reserved by the abolition of the intermediaries in the post independence India। जो इंटरमीडिएटरीज है इनको हटाने से हमें क्या हुआ? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। क्या ऐसा सही है? नहीं, क्योंकि जो लैंड सीलिंग था, लैंड सीलिंग के द्वारा मिला था वो एबोलिशन ऑफ, जो एबोलिशन किया था हमने किसका? इंटरमीडिएटरीज का, वो सही नहीं है। क्यों? जो लैंड सीलिंग के द्वारा किया था। लैंड सीलिंग क्या होता है? लैंड सीलिंग में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लिमिट बना दी थी कि सभी व्यक्तियों को एक लिमिट में लैंड रखनी होगी, उससे ज्यादा, उस लिमिट से ज्यादा कोई भी व्यक्ति लैंड को नहीं रख सकता है। तो दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स। ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? फॉल्स। नेक्स्ट वन, बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग legislation declaring and the implementation and subsequent escape from the legislature। तो ये आपका ट्रू हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? जो लैंड सीलिंग में जो अपने जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या किया था? अपनी जमीन को अपने पास लिमिट रख के जो अपने रिलेटिव्स थे और जो अपने वर्कर्स थे उनके नाम वो एक्स्ट्रा लैंड कर दी। तो उन्होंने गवर्नमेंट को ऐसा दिखाया कि हमारे पास जितनी आपने लिमिट लगाई है उतनी ही लैंड है। तो ये चीज भी सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? ट्रू। यानी ए ऑप्शन क्या है आपका? फॉल्स है, और जो रीजन है इसका वो ट्रू है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द एमरजेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप ensure the reduction of in the issues of the formal credit system। यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि 8-10 व्यक्तियों का या कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप बनता है। उन ग्रुप को, जो ये ग्रुप बनाते हैं,
ये ग्रुप जो बनाते हैं व्यक्ति, वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं अपनी फर्म में। ये फर्म क्या होती है, फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल फर्म होती है। कुछ व्यक्ति एक इनफॉर्मल फर्म बनाते हैं, उसमें कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को क्या करते हैं, जो उधार लेते हैं उनमें से सभी व्यक्ति कलेक्ट करते हैं पैसा, और उनमें से किसी व्यक्ति को जरूरत होती है तो वो ले लेता है और कुछ समय के बाद उसको डिपॉजिट भी कर लेता है। तो वो अपना ग्रुप अपने आप बनाते हैं अपनी हेल्प के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, इसका पर्पज क्या होगा, जो ये बोरोइंग करेंगे किसके लिए करेंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बोरो करेंगे। क्लियर। तो जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एंश्योर द रिडक्शन इन द इशूइंग ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिचुएशन, ये आपका ट्रू हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, जो क्रेडिट सिस्टम था, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम था, उसका जो बर्डन था वो रिडक्शन कर रहा था, कम कर रहा था। कौन सा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर। द बोरोइंग फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स कॉन्फिडेंट द कंजम्पशन पर्पज। ये किसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो प्रोड्यूस किया गया था या जो बना था, ये किसके लिए हुआ था, कंजम्पशन पर्पज के लिए हुआ था उन मेंबर्स के। यानी जो वैसे तो हम जो बैंक में से लोन लेते हैं वो हम ये तो मकान बनाने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए तब हम लोन लेते हैं, लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था, जो इनफॉर्मल ग्रुप बना था, ये किसके लिए पर्पज के लिए बना था, कंजम्पशन, जैसे शादी वगैरह में पैसा लेने के लिए, उधार लेने के लिए, वो उन्होंने ये अपना एक ग्रुप बनाया था। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, ये भी ट्रू हो गया आपका, दोनों ऑप्शन क्या है हमारे, ट्रू है। तो इसमें क्या ऑप्शन बनेगा आपका, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना था हमारा, किसके लिए, इसने बर्डन रिड्यूस कर दिया था, किसका, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का। और दूसरा क्या हुआ था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था, उसने ये किस पर्पज के लिए बना था, कंजम्पशन पर्पज के लिए बना था। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्टेटमेंट वन, the value of the money multiplier is determined by the reserve ratio prevailing in the monetary system। जैसे हो गया मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजर्व रेशियो। तो क्या ये ऑप्शन सही है, सही है, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया स्टेटमेंट वन। एंड द स्टेटमेंट टू, द पर्पज ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ द रिजर्व रेशियो। क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है, नो, ये क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे, इनडायरेक्टली, क्योंकि आर पर यदि इंक्रीज हो जाएगा तो के यानी मल्टीप्लायर क्या होगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा, और यदि रिजर्व रेशियो हमारा डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा फॉल्स हो गया। ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें देखिए कि इसे ऑर्डर में लगाना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सा पहले और कौन सा बाद में होगा। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये होता है हमारा 1921। क्यों कहा जाता है इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921 से पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी वो क्या होती, या तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही थी, इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर। लेकिन 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज ही हो रही थी, इसलिए इसको 1921 का जो ईयर होता था इसको बोला जाता था ग्रेट डिवाइड। इससे पहले क्या होता था हमारा, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन, लेकिन 1921 से के बाद क्या होती थी, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही थी। क्यों, क्योंकि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो रहा था टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण। क्लियर। सेकेंड वन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था हमारा, 1907 में, जमशेदपुर में। नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोडक्शन कराया था, किसमें कराया था, 1850 में। ये भी अपने उन्होंने, ब्रिटिशर्स का ये सबसे ज्यादा योगदान है हमारे इंडिया के लिए, लेकिन उस समय में इन्होंने ये अपने लिए ही रेलवे का आविष्कार किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। क्यों, क्योंकि उन्हें अपने गुड्स, जो गुड्स होते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सुविधा मिल गई थी। ओपनिंग द स्वेज कैनल, स्वेज कैनल ये कब हुआ था आपका, 1869 में, 1869 में। तो स्वेज कैनल भी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही बनाया था। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अपने जो इंडिया का सामान है वो अपनी कंट्री में वो भेज सकें, किस पर, सस्ते दामों पर। जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा था स्वेज कैनल के कारण वो चीप हो गया था। तो अब कैसे होगा इसका ऑप्शन,
इसका ऑप्शन कैसे बनेगा? 3, 4, 2 and 1, ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason, choose one of the correct alternative given below. Trade of invisible item between two nation is a part of capital account of the balance of payment. इन्होंने बोला है जो ट्रेड होता है इनविजिबल आइटम का, देखो ट्रेड क्या होता है, वो टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले आएगा आपका इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम में क्या आएगी? आपकी सर्विसेज आएंगी। और विजिबल में क्या आएगा? आपका गुड्स। तो जो ये होते हैं आपका ट्रेड ऑफ इनविजिबल गुड या विजिबल गुड, दो नेशन के बीच में, ये किसका होता है? करंट अकाउंट का होता है। इसमें क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट होता है, उसका ये पार्ट नहीं होता है ट्रेड ऑफ इनविजिबल और विजिबल आइटम। ये किसका होता है? करंट अकाउंट का। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? फॉल्स। ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री इज रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो एसेट लायबिलिटी है अफेक्ट करती है, वो किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का। ये हमारा ट्रू हो गया, यानी assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ये क्या हो गया? आपका डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट वन, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स डैश एंड डैश, क्या होगा? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया। आप उसमें सेविंग अकाउंट आएगा और करंट अकाउंट आएगा, फिक्स डिपॉजिट तो नहीं आएगा डिमांड डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट किस में आता है? कि जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसको डिपॉजिट करते हैं और पर्टिकुलर टाइम पर ही आप उसको निकाल सकते हैं। और डिमांड डिपॉजिट में कोई भी चीज कोई भी पैसा आप जमा करते हो कभी भी निकाल सकते हैं। उसमें आता है आपकी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन। Next one, read the following statement. Assertion and the reason, choose one of the correct alternative given below. Assertion A. Since the default rate of the farm loan have become chronically high due to the multiple region and the rural bank are facing a lot of cash crash. ये आपका ट्रू होगा। क्यों? जो फॉर्म थे, मतलब फार्म लोन थे, उनके रेट में डिफॉल्ट होने के कारण, हाई होने के कारण क्या हुआ? जो रूरल बैंक थे उनको कैश क्रश, यानी वहां पर क्या होगी? कैश की कमी हो गई। यानी लोन रेट बढ़ने के कारण, डिफॉल्ट होने के कारण फर्म लोन के रेट में, तो क्या हुआ? पीपल्स ने लोन तो ले लिया, लेकिन वो उसको रेट डिफॉल्ट के कारण उसको वापस नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ? जो रूरल बैंक थे उसमें कैश क्रंच हुआ, मीन कैश की कमी हो गई। तो ये ट्रू ऑप्शन हुआ। Due to the lack of the proper storage facility, a lot of farm produce is waste. यानी स्टोरेज फैसिलिटी की कमी के कारण, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी की कमी के कारण जो प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट हो जाता है। ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन जो जो रीजन है वो एजर्सन का सही कारण नहीं है। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, read the following statement. Assertion A and the reason are. Choose one of the correct alternative given below. Since independence, the economic condition of many farmers across India has improved as they have adopted horticulture as the secondary source of the income. मीन क्या हुआ? बहुत सारे पीपल्स जो थे, फार्मर्स थे, उन्होंने सेकेंडरी रिसोर्स के रूप में हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट किया, जिसके कारण उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई? इंप्रूव हो गई। किस इंडिपेंडेंस से क्या हुई? फार्मर की जो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई, किसके कारण? जो सोशल जो सेकेंडरी रिसोर्सेज था, कौन सा? हॉर्टिकल्चर का, उसको उन्होंने फार्मर्स ने अडॉप्ट कर लिया था। रीजन क्या है? वेरिंग क्लाइमेटिक एंड सोयल कंडीशन, सोयल और कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होने के कारण हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर टू डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ये भी आपका ट्रू है, ये ऑप्शन भी ट्रू है, और इसका ये जो रीजन है अजर्सन का वो भी ट्रू है। तो इसका क्या होगा? बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। क्लियर? सो इस वीडियो में आपके 21 to 40 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if anybody want video on any topic you can ask me in the comment section,
and I will try to make video on that topic. Thank you for watching. Happy learning.